किसी जमाने में भारत को कहा जाता था सोने की चिड़िया, लेकिन कुछ भ्रष्टाचारियों और भ्रष्टाचार रूपी राजनेताओं ने मिलकर इस सोने की चिड़िया के पर इस कदर कुतर डाले कि यह आसमान में उड़ने की बजाय फड़फड़ाता हुआ जमीन पर अपनी बदहाली पर आंसू बहाने को मजबूर है। और दुर्भाग्य इस बात का है कि इस चिड़िया के जिन जिन लोगों ने पर कुतरे हैं वो उस पर मरहम लगाने की बजाय उस पर नमक रगड़ने का काम कर रहे हैं। नमस्कार, आप देख रहे हैं 24 न्यूज की खास पेशकश बोल मुंबई बोल। मैं हूं संजय मिश्रा। उपनगर के अंतर्गत आने वाले मुंबई के अंधेरी पूर्व सहार रोड पर स्थित है विजयनगर सोसाइटी और उसके ठीक सामने के प्लॉट पर हम खड़े हैं। और यहां पर कई अरसे से झोपड़पट्टी पुनर्वसन योजना के अंतर्गत विकास कार्य किया जा रहा था, लेकिन इस विकास कार्य में जो सेंधमारी हुई है, जो अनियमितताएं पाई गई हैं, वो सबसे बड़ा सवाल है। और सबसे पहले इस कार्यक्रम को शुरू करने से पहले वीडियो जर्नलिस्ट देवानंद सिंह से गुजारिश करेंगे कि हमारे कैमरे के सामने खड़े इन तमाम लोगों की तस्वीरें अपने कैमरे में कैद करें। ये वो मुंबईकर हैं जो कई अरसे से पीढ़ी दर पीढ़ी अपने परिवार के साथ यहां रहा करते हैं और इस योजना के शिकार हो चुके हैं। चूंकि झोपड़पट्टी पुनर्वसन योजना राज्य सरकार की योजना है, इस योजना का खाका तैयार किया गया था साल 1995 में। हिंदू हृदय सम्राट के नाम से विख्यात शिवसेना प्रमुख बाला साहेब ठाकरे ने एक सपना देखा था कि मुंबई के 40 लाख झुग्गी वासियों को झोपड़पट्टी पुनर्वसन योजना के अंतर्गत उनका न सिर्फ विकास किया जाए बल्कि उनके झोपड़े के बदले उन्हें मुफ्त फ्लैट दिया जाए। सवाल यह उठता है कि जब भ्रष्टाचार की शुरुआत हुई तो जहां जहां एसआरए स्कीम के तहत विकास कार्य किए जा रहे थे उनमें सेंधमारी हुई, प्रश्न चिन्ह लगा। हमारे साथ यहां पर आज कमलेश नायर हैं जिन्होंने हमें यहां आमंत्रित किया है। एक्टिविस्ट रह चुके हैं और एक लंबा अनुभव, कई चुनाव में ये बतौर प्रत्याशी अपनी किस्मत आजमा चुके हैं। आज ये नॉन पॉलिटिकल हैं और सबसे पहले उनके पास हम जाएंगे। कमलेश नायर साहब, आपसे जानना चाहेंगे, जिस भूखंड पर हम खड़े हैं यहाँ कौन से बिल्डर ने यहाँ विकास कार्य की शुरुआत की थी और कब से की थी? यहाँ पे 2003 में एनेक्स 2 बना कॉरपोरेशन की तरफ से, क्योंकि यहाँ कॉरपोरेशन की थोड़ी लैंड थी। इसके वजह से जब एनेक्स 2 बना उसमें सब लोग एलिजिबल हुए। उसके बाद में 2007 में चार्मी इंटरप्राइजेस ने वो कलेक्टर के थ्रू एक एनेक्स 2 बनाया। उसके अंदर 91 लोगों को कमेटी ने अपात्र किया और 81 को पात्र किया। और उसके बाद में वो 81 को अपात्र किया, 91 को पात्र किया, 81 को अपात्र किया। उसके बदौलत उसने स्कीम चालू किया। उसके बाद में 2010 में एलवाई आया। एलवाई आने के बाद चार्मी इंटरप्राइजेस के जो 5 पार्टनर थे वो सब वो जगह बेच डाले और वो जगह भी वो स्कीम भी बेच के उन्होंने वो निकल गए यहाँ से और आशापुरा को दे दिया। एक मिनट, जब चार्मिंग डेवलपर यहाँ पर अस्तित्व में आया विकास कार्य करने के लिए तो कितने समय में वो यहाँ से चला गया? ये तो 2003 में आया और उसके बाद में 2010 में चले गया। 7 साल का एक लंबा अंतराल है नायर साहब। 7 साल में उन्होंने क्या क्या कुछ किया? सिर्फ एनेक्स 2 बनाया और वो उठा के वो स्कीम उसने बेच डाला आशापुरा को। अच्छा, आशापुरा आया, उसने सब को तोड़ के घर तोड़ा, ये किया। उसके बाद में लोगों ने अपने अपने आप पात्र करने के लिए गए। पात्र करने के लिए गए तो डेप्यूटी कलेक्टर के पास जब तक पैसा नहीं देगा तब तक वो कोई पात्र नहीं होता, भले उसके लीगल पेपर जो 95 के पहले के पूरा हो, पर डेप्यूटी कलेक्टर के तो गुरुदेव सेना रखे बगैर कोई पात्र नहीं होता है। और एडिशनल कलेक्टर की उधर भी वही हालत है। इतने दावे के साथ इतना संगीन आरोप लगा रहे हैं आप? क्योंकि हमारे यहाँ के अध्यक्ष और यहाँ के कमेटी ने कम से कम लाखों रुपया लेके लोगों का पात्र किया, किसका 7 लाख लिया, किसका 5 लाख लिया। और जिसके पेपर इलीगल है वो कभी पात्र नहीं होता, जो इलीगल पेपर है वो पात्र हो जाता है। इसका मतलब लोग त्रस्त हो गए कि हम पात्र हो गए कि नहीं हो गए बोल के। वैसे कमलेश नायर साहब जो आरोप लगा रहे हैं, इस आरोप में कितनी सत्यता है ये जांच का विषय है, लेकिन वास्तव में इनका जो आरोप है अगर ये सही है तो बेहद ये दुर्भाग्यपूर्ण है। चूंकि मुंबई के अलग अलग इलाकों में जहां जहां झोपड़पट्टी पुनर्वसन योजना के अंतर्गत विकास कार्यों की शुरुआत की गई, उन तमाम में औसतन यदि बात करें तो 75 से 80% काम आज भी अधर में लटका पड़ा है। और जिन गरीब झोपड़ा वासियों ने बड़े अरमान के साथ एक झोपड़ा खरीदा था अपने परिवार के बेहतर भविष्य के लिए, सरकारी योजना के अंतर्गत उन्हें मुफ्त फ्लैट मिलेगा, ये उनकी एक कल्पना थी। लेकिन इस कल्पना पर पानी तब फिर गया जब विकास कार्य का काम अधर में लटक गया। एक बात और जानना चाहेंगे, आशापुरा 2010 में चार्मिंग यहां से जाता है, 2010 में आशापुरा डेवलपर्स यहां आते हैं। आशापुरा यहां कितने दिन तक थे?
आशापुरा तो अभी तक वही है, पर वो न पत्ता कभी मीटिंग दे रहा है, ना कभी मिल रहा है, कभी कुछ हो रहा है। SRA ने उनको लेटर लिखा, इंजीनियर डिपार्टमेंट में लेटर लिखा कि आओ हमसे बात करो, पर बात करने को क्या, आने को ही तैयार नहीं आशापुरा भी। तो अभी उसको किसके से हम मिलेंगे? 13/2 के नोटिस के ऊपर 3 सुनवाई हुई CO के पास, सतीश लोखंडे साहब के पास। पहले सतीश लोखंडे साहब ने कहा कि अगर सेकेंड टाइम अगर वो नहीं आएगा दूसरे मीटिंग में तो मैं डेवलपर बदली करने का मैं आपको संधि दे दूंगा। उसके बाद में सेकंड मीटिंग में भी आया तो बोला थर्ड मीटिंग में हम वो नहीं आएंगे तो हम चेंज कर देंगे बोल के, डेवलपर चेंज। परंतु ऐसा लगा कि सतीश लोखंडे के किधर क्या जबान फिसल गया, क्या मुझे समझ में नहीं आ रहा है। झोपड़पट्टी पुनर्वसन योजना के जो झोपड़पट्टी पुनर्वसन योजना प्राधिकरण है, इस प्राधिकरण के CEO साहब सतीश लोखंडे हम आपके पास भी आएंगे, क्योंकि आपके ही प्रांगण में जो सुनवाई हुई थी उस सुनवाई में आपने 2 बार इनसे वादा किया और तीसरी बार एक लंबा समय सामने वाले को दे दिया गया, ऐसा इनका आरोप है। इसके साथ साथ सूबे के मुखिया एकनाथ शिंदे साहब, चूंकि आप मुख्यमंत्री हैं महाराष्ट्र के और नगर विकास के भी राजा हैं, और नगर विकास के अंतर्गत आता है झोपड़पट्टी पुनर्वसन ये योजना आती है। इस योजना का पूरा जो खाका है ये समझ में नहीं आता कि इसका अंत कहां है और प्रारंभ कहां है, क्योंकि मुंबई के जिन जिन इलाकों में इन24 न्यूज़ लगातार पहुंचने का काम कर रही है वहां पर रहने वाले लोगों का अमूमन एक ही सवाल है, किसी को भाड़ा नहीं मिल रहा है, किसी का मकान टूट चुका है, किसी के फैमिली के लोग अब इस दुनिया से जा चुके हैं इस इंतजार में कि कभी तो विकास होगा, लेकिन विकास नाम की जो चीज़ है सिर्फ कागज़ के पन्नों पर ही सिमट कर रह गई। आपसे आपका नाम जानना चाहेंगे, आपके पास मैं आता हूं। नायर साहब, आपका नाम? रत्नाकर जी परब। परब साहब, कितने सालों से आप अपने परिवार के साथ यहाँ रहा करते थे? यहाँ कम से कम 92 से रहा। हम चाहते हैं कि थोड़ा सा लाउड बोलिए, चूंकि ये कार्यक्रम पूरा देश देख रहा है। समस्या क्या है आपकी? हमारी समस्या, हमको तो रूम मिला, लेकिन हमारे जो भाई है ना उसमें जॉइंट फैमिली यानी समाविष्ट करके रूम बताया, समाविष्ट करके, वो समाविष्ट नहीं, उसका अलग रूम है और उसके डॉक्यूमेंट्स पूरे उनके SRA को दिया, डेप्यूटी गया, एडिशनल गए, अपील किया, उसके बाद हाई अथॉरिटी के पास गया, वो वहाँ अभी सक्सेस हो गया वो, लेकिन उसमें कितना पीरियड गया, 2003 से लेके 2003 में महापालिका सर्वे में वो पात्र है, लेकिन ये लोग के जानबूझ के लोगों को अपात्र किया है, 40% लोगों को अपात्र किया। बताइए, परिशिष्ट 2 जब बना तो आपके जो छोटे भाई हैं वो इसमें पात्र हुए। 2003 की बात है, आज 2022 है और 22 भी समाप्ति की कगार पर है, 23 शुरू होने जा रहा है। इतना लंबा समय जो लग गया, इनकी उम्र क्या है? इनकी उम्र 63 साल। और कितने साल पहले आपका ये ऐसा? 98 से मैं इधर रहता है। 98 से यहाँ पे रहते हैं। आपका एनेक्सर 2 में नाम आया था। हाँ। फिर बाद में आपको कैसे पता चला कि आप अपात्र हो गए? अपात्र हम तो इंक्वायरी किया है और उधर लेटर आ गया अपात्र है और तुम्हारा समाविष्ट कर दिया है रूम में। कितनी अवस्था, उम्र कितनी बताई आपने? 63। 63 साल यानी सीनियर सिटीजन। ये अपनी नौकरी से भी सेवानिवृत्त हो चुके हैं और ये 63 साल की अवस्था में है। अंदाज़ा इसी बात से लगाइए कि 2003 में इन्होंने लड़ाई अपनी शुरू की थी। इन्हें यह पता चला कि एनेक्सर 2 में इनका नाम अपात्र के रूप में उल्लेखित किया गया है और 2003 से ये 2022 यानी 19 से 20 साल तक ये व्यक्ति जूझते रहे, सरकारी महकमों के दरवाजे के चक्कर काटते रहे, लेकिन इन्हें न्याय अब तक नहीं मिल पाया है। और अभी भी ऐसे कई लोग हैं जो या तो इस दुनिया से जा चुके हैं विकास का इंतजार करते करते, और कुछ ऐसे लोग हैं जो खाट पकड़ चुके हैं, उनका मेडिकल जो फिटनेस है वो जवाब दे चुका है और अभी भी उनकी स्थिति बद से बदतर है। एक बात मुझे बड़े संक्षेप में बताइएगा अपने भाई साहब के बारे में। अभी तो ये पात्र है ना, अब क्या समस्या है? अभी पात्र नहीं है, अभी उनके पास जो हाई पावर अथॉरिटी का जो रिजल्ट आया वो अभी दे दिया है 1 तारीख को। अभी उसका रिजल्ट कुछ आया नहीं है ये लोग के, अभी डेप्यूटी कलेक्टर के पास है ये। अब एक बात बताइए, अगर ये एलिजिबल होते हैं तो इनको बिल्डिंग फ्लैट कौन देगा? फ्लैट तो बिल्डर ने देना चाहिए। तो बिल्डर कौन है आपके यहाँ पे? बिल्डर अभी आशापुरा नाम से वो आशापुरा है, लेकिन चारमी का नाम है उसमें। कमलेश नायर साहब, एक बात बताइए
चार्मिंग बिल्डर, आशापुरा बिल्डर, राक्ष बिल्डर, क्या है ये? एक्चुअली जब स्टार्टिंग हुआ चार्मी ने स्टार्ट किया, उसके बाद में 2010 में एलवा आने के बाद उसने वो प्रोजेक्ट बेच के चले गया। जाने के बाद आशापुरा ने जो थोड़ा कुछ काम किया, वो करने के बाद जब देखा कि यहाँ पे कुछ अलग ही सिस्टम चल रहा है, यहाँ के कमेटी को फोड़ फोड़ के अपना राज्य चलाने लग गया। आज ये प्रोजेक्ट फेल होने का एक वजह है, वो वजह ऐसा है कि कोई भी अगर कंप्लेंट करे एसआरए में किसी के सच्चे केस में, पर उसको न्याय मिल नहीं रहा है। वहाँ पे बिल्डर जाता है, उसको कुछ दे देता है, वो वहाँ पे चुप हो जाता है। तो इसके लिए ये स्कीम वहाँ के अधिकारी के वजह से जो रखड़ा हुआ है। दूसरा, जो कमेटी जो दलालीगिरी करते हैं, वो कमेटी वो जो कुछ काम करता है वो करने नहीं देता है, उसके जेब भरे बगैर वो काम करने नहीं देता। ये अपनी सोच बता रहे हो कि अनुभव? नहीं, ये अनुभव और प्रत्यक्ष में देखा हुआ और जाना हुआ, इसीलिए मैं कह रहा हूँ ये, क्योंकि ये अगर अच्छा कमेटी होता और अच्छा अगर अधिकारी होता है एसआरए का, तो माँ कसम मैं बोलता हूँ पूरे मुंबई में क्या पूरे महाराष्ट्र में ये स्कीम 100% सक्सेस हो जाता था। नायर साहब एक्टिविस्ट भी हैं, समाज सेवक भी हैं, एक अनुभव ये आपके पास जो है वो हम चाहते हैं कि आप दर्शकों के साथ साझा कीजिए। झोपड़पट्टी पुनर्वसन योजना के अंतर्गत इस मुंबई में जितने भी विकास कार्य चल रहे हैं उसमें अमूमन कितने ऐसे मामले हैं जिनमें बिल्डरों को ब्लैक लिस्टेड किया गया है? अभी जो पेपर में आया था 150 बिल्डर लोग ये ब्लैक लिस्ट में चले गए। तो दूसरा सेकंड 1 महीने के बाद 2 महीने के बाद जो पेपर में आया कि उनकी 700 करोड़ रुपया जो भाड़ा देने का बाकी है वो पेंडिंग है। उसके बाद में जब देखा किसको देना बाकी है? ये लोगों को जो वहाँ झोपड़पट्टी में रहने वाले रहिवासियों को देना है। वो बेचारे कैसे तो भी सोना गिरवी रखे, ये गिरवी रखे, अपना घर चला रहे कैसा भी करके, भीख मांग के। सोना गिरवी रखे कर्ज लेकर अपना परिवार चला रहे हैं, लेकिन सुध लेने वाला कोई नहीं है। इन 24 न्यूज़ का यह अनुभव रहा है कि यदि हम ऐसे इलाकों में नहीं पहुंचे तो वहां की सच्चाई सामने आ ही नहीं पाए। अखबारों की सुर्खियां बनती हैं मुंबई में जब कोई घटना घटती है, टीवी न्यूज़ चैनलों की हेडलाइंस बनती है, ब्रेकिंग बनती है, लेकिन वो जनता जिसे जनार्दन की उपमा दी गई है, वो जनता जिनके वोटों की दरकार उन तमाम उम्मीदवारों को चुनाव के दौरान होती है जहां वो प्रत्याशी के रूप में उनके सामने जाते हैं। जनता से तय की जाती है सरकारें, जनता के पैसों से टैक्स केंद्र सरकार की तिजोरी में जाता है, स्टेट के तिजोरी में जाता है, और आर्थिक राजधानी मुंबई ये कहलाती है। मुंबई के बारे में बड़े बड़े दावे किए जाते हैं, लेकिन मुंबई में एक बड़ा तबका जो झोपड़पट्टियों में रहता है, उन झोपड़पट्टियों से उनको निकालकर उन्हें बिल्डिंग में बसाने की कवायद की गई थी, लेकिन यह कवायद आज भी अधर में लटकी पड़ी है और इसकी जवाबदेही तय करने वाला कोई नहीं है। हम अपनी टीवी स्क्रीन पर आपको दिखाने का प्रयास करेंगे कि यहाँ पर जो बिल्डर ने सेलेबल के तहत जो अपने लिए जगह बनाने की शुरुआत की है उसकी स्थिति क्या है। यहाँ पर पानी जमा हुआ है, बिल्डिंग में रहने वालों को नाना प्रकार की बीमारियों का सामना करना पड़ सकता है। इस बात ये कहने में कोई अतिशयोक्ति नहीं है। ये जो जगह है, ये जो प्लिंथ आप देख रहे हैं, हम चाहेंगे कि कमलेश नायर साहब यहाँ पर आएं और ये बताने का प्रयास करें, क्योंकि इनका ये कहना है कि इस प्लिंथ को तोड़ा गया जब शुरुआती दौर में यहाँ पे बिल्डर ने अपने लिए कमर्शियल गाला बनाने की शुरुआत करी, तो इसे तोड़ा कैसे गया नायर साहब? यहाँ पर प्रथम जो प्लान पास किया था वहाँ पे हमारे जो जूने घर थे, दुकान थे, वो 14 दुकान थे। वो 14 दुकान को उन्होंने जो प्लान में ऐसा दिखाया कि ऊपर और पीछे बाजू में और आगे के साइड में उन्होंने बड़े बड़े जो गाले बनाए, एक गाले की कीमत 10 से 12 कोटी रुपए थे। तो वो कोटी रुपए कमाने के हेतु उसने ये जो प्लान बनाया। उसके बाद में जब मैं हाईकोर्ट में गया, हाईकोर्ट ने मेरे को ये किया, तो हाईकोर्ट ने उनको पूछा कि बाबा ये क्या है। हाईकोर्ट ने पूछा कि ये इनका दुकान कहाँ देगा, तो बिल्डर बोला इनको दुकान तो मैं आगे दूंगा। तो आगे देगा, तो जब उनको आगे प्लान ही नहीं तो आगे दुकान कैसे देगा। लेकिन ये जो दिखाई दे रहा है, यहाँ पानी जमा हुआ है, यहाँ ये पानी में मच्छर लग सकते हैं, यहाँ गंदगी का अंबार है, यहाँ के रहवासी कैसे यहाँ रहते हैं? यहाँ कमेटी फूट गई है, यहाँ तो कोई भी उसका देखभाल करने वाला कोई है नहीं। कॉर्पोरेशन में कंप्लेंट करने के बाद कोई कॉर्पोरेशन वाला कोई आ ही नहीं रहा है। तो ये परिस्थिति है यहाँ भी। तो इसके लिए मैं एक ही विनती करूँगा कि कॉर्पोरेशन आके ध्यान देवे। यहाँ का जो पानी है, जो टूटा हुआ है, सब कुछ है। अभी उसको जो अमेंडमेंट प्लान उसने बनाया है, उसमें जो दुकान है, जो हमने हक के लिए लड़ा है, तो वो सब के दुकान जो है वो आगे अमेंडमेंट करके प्लान में अप्रूवल आ गए लेवल की। लेकिन ये बन क्यों नहीं पा रहा है?
ये बन नहीं पा रहा है क्योंकि उनको आपस में झगड़ा चल रहा है, पार्टनर पार्टनर करके उन्होंने बहुत से पैसे उठा लिए लोगों के पास से, तो ये प्रकल्प करने के लिए उनकी अभी तकलीफ हो रही है। इस बिल्डर के दूसरे प्रोजेक्ट तो मुंबई में चल रहे हैं, तो यहाँ पर कैसे रुक गए? हर जगह पे उनका बिल्डर का नाम खराब है, और उधर दानपाड़ा है, उधर पे कांदिवली में है, अमर महल में है, हर जगह पे उनका आधा आधा काम पड़ा और लोग त्रस्त हो गए। लोगों का आज भाड़ा नहीं मिल रहा है, घर नहीं मिल रहा है। आपने अपनी टीवी स्क्रीन पर इन तस्वीरों को देखा। अब आपको इस बिल्डिंग को हम बताने का प्रयास करेंगे अपने वीडियो जर्नलिस्ट देवानंद सिंह के जरिए। वो अपने कैमरे के लेंस में इस गगनचुंबी इमारत को अपने कैमरे में कैद करे और उन तमाम दर्शकों को ये बताने का प्रयास करे कि झोपड़पट्टी पुनर्वसन योजना के अंतर्गत इस इमारत को खड़ा तो किया गया है, लेकिन इसे ऑक्यूपेशन सर्टिफिकेट आज तक नहीं मिल पाया है। लोगों के लिए पीने के पानी की कोई आधिकारिक व्यवस्था नहीं है। यहाँ पर्यायी तौर पर पानी मंगवाया जाता है और वो तमाम लोग जो हैं वो आज किस बदहाली में अपनी ज़िंदगी जी रहे हैं। एक बार फिर हम उनके पास चलेंगे और उनसे ये पूछने का प्रयास करेंगे। आप मुझे एक बात बताइए, आपके घर में पीने का पानी आता है बीएमसी का? बीएमसी का पानी नहीं है। कितने साल से नहीं है? अभी 2019 से अलॉटमेंट हो गया, 2019 से पानी नहीं। 2019 से पानी नहीं है। वैसे इस विकास कार्य की शुरुआत 2003 से हुई थी और यहाँ बड़ी संख्या में लोग रहा करते थे और आज उन्हें इस इमारत में ये कहकर शिफ्ट कर दिया गया है। और वो भी कितना सच है कितना गलत ये भी जांच का विषय हो सकता है। बहरहाल हमारे इस खास पेशकश में वक्त हो चला है एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के उस पार जाएंगे तो आपको ये बताने का प्रयास करेंगे कि बिल्डर जब यहाँ आया और उसने यहाँ के लोगों से जो वादा किया, उस वादे की कसौटी पर वो खरा क्यों नहीं उतर पाया। बने रहिए इन 24 न्यूज़ के साथ। कुछ भी पी लो, अब तुम्हारी बॉडी रिवाइव होने वाली नहीं है। ये कोई मामूली टॉनिक नहीं, बॉडी रिवाइवल है। यहाँ भी बॉडी रिवाइवल। बॉडी रिवाइवल लाए, जीवन दोबारा पाए। ब्रेक के बाद हमारे इस खास पेशकश में आपका स्वागत है। ब्रेक पर जाने से पहले हमने आपको बताया था कि हम अंधेरी पूर्व के गोखले ब्रिज, काफ़ी प्रख्यात ब्रिज है जहाँ जो कुछ दिन पहले हादसे की शिकार हुई थी, उस गोखले ब्रिज को बनाया जा रहा है। उस गोखले ब्रिज से सट कर यहाँ पर विजयनगर सोसाइटी है। विजयनगर सोसाइटी के ठीक सामने ये प्लॉट है जहाँ झोपड़पट्टी पुनर्वसन योजना के अंतर्गत विकास कार्य शुरू तो किया गया, लोगों को यहाँ बसाने की कवायद भी की गई, लेकिन कई ऐसे लोग हैं जो आज भी अपात्र हैं और अपनी पात्रता की लड़ाई वो लड़ रहे हैं। आपका नाम क्या है मैडम? स्नेहा नंदकिशोर परब। आप कितने साल से यहाँ पे रहते हो? 2002 से। जब योजना यहाँ पे आई तो क्या एनेक्सर 2 में आप पात्र थे? पात्र थे। मेरे हस्बैंड ने इलेक्शन भी किया था एरिया का, जो एरिया के निवडणूक होती है ना, उसमें इलेक्शन में नाम था उनका, उन्होंने वो भी इलेक्शन में वोटिंग किया था। उसके बाद हम लोग का डेवलपमेंट हुआ तो बिल्डर को एक रूम चाहिए था एक्स्ट्रा, तो मैंने दे दिया उसको कि डेवलपमेंट होने दो करके। फिर उसने हम लोग को रूम बिल्डिंग में देगा वो वादा किया था उसने, लेकिन दिया नहीं। हम लोग ने रूम तोड़ने को नहीं दिया था। हम लोग इतना उसको बोले थे कि तुम लोग का कोई भी उसमें रखो रूम में, लेकिन रूम तोड़ो मत करके। तो उसने नहीं तोड़ा। लाइट बिट निकाला था लेकिन रूम नहीं तोड़ा। फिर उसने मेरा अलॉटमेंट था 114 रूम, 172 रूम है इसमें, लेकिन 114 रूम उसने बांधा, उसमें मेरा अलॉटमेंट था, वो भी मेरा कैंसिल हो गया। वो अलॉटमेंट कैसे कैंसिल हुआ? पता नहीं, मैं लाइट बिल बोगस करके मेरा कंप्लेंट डाला था। लाइट बिल बोगस था। फिर आपकी हियरिंग हुई थी? आपकी हियरिंग हुई थी, उसमें भी मेरा जिला अधिकारी के पास पांडरे साहब थे, उनके साथ मीटिंग भी हुआ था। उन्होंने ये भी बोला था अगर हियरिंग लाइट बिल बोगस का रिपोर्ट अच्छा आया तो अलॉटमेंट यही लोग का होना चाहिए करके। 8 रूम बाकी था ये बिल्डिंग में। इस बात की पुष्टि हुई कि लाइट का बिल फर्जी नहीं था? नहीं था। ओके आया। उसके बाद हम लोग ने ट्रांसफर ऑर्डर डाला, वो भी हम लोग ने 40,000 रुपये RBL वाले में भरा, तो पात्र होके आया मेरा रूम। तो भी अलॉटमेंट कोविड में मेरा हुआ नहीं। कोविड में ये लोग ने बैठा के बिल्डर SRA कमेटी बैठा के जिसको देने का, जिसका कुछ भी नहीं था उनको रूम दे दिया, हम लोग ऐसे ही रह गए।
उसके बाद मैंने बिल्डर से 2-3 मीटिंग लिया, 2-3 उनको लेटर डाला कि अगर मेरे को बिल्डिंग में नहीं रूम दे रहे तो मेरा कम से कम 2019 से भाड़ा दो, और मेरा चौल में जो रूम है जिसमें आपका आदमी रह रहा है उनको खाली करके मेरा ताबा मेरे रूम का दे दो करके। तो जो रूम है अभी, है उस रूम में कौन रहता है? बिल्डर के आदमी लोग रहते बिल्डर के आदमी रहते हैं और आप लोग अपने घर से बाहर हैं। हैं। हाँ, मकान इनका, और इनके मकान में विकासक का जो कर्मचारी है या उसका जो भी लेबर है, जो भी आदमी उसका है, वो वहां रह रहा है, लेकिन ये अपने घर से बाहर है। तो क्या ये झोपड़पट्टी पुनर्वसन योजना की सच्चाई है? यदि ये सच्चाई है तो ये बेहद दुर्भाग्यपूर्ण है, क्योंकि आम मुंबईकर जो जिसे भूमिपुत्र कहा जाता है, जिन्होंने अपनी मेहनत से इस मुंबई को एक नया आयाम देने की कोशिश की है समय समय पर, उसे आज सरकारी योजना का लाभ नहीं मिल पा रहा है। इनका ये कहना है कि इनका रूम पात्र है, लेकिन इनके घर का कोई ठिकाना नहीं है। आपका नाम क्या है? नहीं, आप मुझे एक बात बताइए, मेरी बड़ी जेठानी है। आप इनकी जेठानी है, ये जो कुछ भी हुआ, ये आंखों से जो आपने देखा, उसमें आपको क्या लगा? कि आपको क्या लगा? ये सही है सब इनलीगल हो या कुछ भी हो, सबको रूम मिलना चाहिए। कोई अपने कष्ट से ही पैसे से खरीदते हैं रूम, ऐसा फोकट का नहीं है किसी का, तो सबको रूम मिलना चाहिए। वैसे हम जान के उसने किया ना, वो लोग ने। अरे हमारा रूम है, हमारा मेरा रूम आदमी था तो ना। 5 साल से बीमार है, वो बीमारी का टेंशन और रूम का टेंशन कितना लेगा। तो हम लोग को हमारा इलीगल था, वो इनलीगल कर दिया, तो रूम तो मिलना चाहिए हम लोग को इनलीगल। वैसे हमारा मकसद किसी को डोमिनेट करना नहीं है, किसी को नीचा दिखाना नहीं है, लेकिन हमारा मकसद है सच्चाई पूरी पारदर्शिता के साथ बिना कट किए अपने दर्शकों तक पहुंचाना है। चूंकि सरकारी महकमों को भी ये समय रहते सोचना होगा कि जो योजनाएं गरीब जनता के लिए शुरू की जाती हैं, अमलीकरण पर उनके साथ विश्वासघात क्यों किया जाता है। और सबसे बड़ी बात, यहाँ जो भी तथाकथित डेवलपर हैं, हम उनके पास जाएंगे और उनसे ये पूछेंगे कि मामला आखिर फंसा कहाँ, लोगों के किराए क्यों नहीं मिल पा रहे हैं। और खास करके आपसे एक बात जानना चाहेंगे नायर साहब, आपने कहा मुंबई में 700 करोड़ रुपए अब तक तमाम तथाकथित बिल्डरों को देने अभी बाकी हैं। आपने कहा 150 के आसपास बिल्डरों को ब्लैक लिस्टेड किया गया है। क्या सरकारी महकमा ये जानता नहीं है? ये तो सरकार के नोटिफिकेशन के हिसाब से तो पेपर में आया है। जो सीईओ को पता नहीं है, सतीश लोखंडे साहब को? वो तो कोई डिसीजन ले नहीं रहे। जब जो बिल्डर डेवलपर काम नहीं कर रहा है तो उसको चेंज ऑफ डेवलपर करने के लिए क्यों वो डर रहे हैं? उनको चेंज ऑफ डेवलपर का ऑर्डर क्यों नहीं दे रहे? जब हमारे यहाँ पर चार्मी एंटरप्राइजेस है ही नहीं जगह पे, तो आशापुरा कोई भी आके इलीगली काम कर रहा है, तो हमने उस दिन 3 मीटिंग लगाने के बावजूद भी उनको चेंज ऑफ डेवलपर करने के लिए उनको क्या तकलीफ था? ये मेरा विनंती है कि रिक्वेस्ट है कि जो बिल्डर काम नहीं कर रहा है तो उसको जल्दी से जल्दी हटा दो, और कोई अच्छा काम करने वाला रहेगा जिसके पास फाइनेंशियल अच्छा ये रहेगा तो उसको करने दो, सक्षम हो तो पैसे से, तो जल्दी जल्दी डेवलपमेंट भी हो जाएगा। तो नहीं तो 150 जो प्रोजेक्ट है, 150 बिल्डर जो है वो ऐसे जगह पे बैठे रहेंगे और आम जनता रास्ते पे त्रस्त हो जाएंगे। फिर जनता सरकारी है, लेकिन तकलीफ सबसे ज्यादा इस बात का है कि जनता को उसका अधिकार नहीं मिल पा रहा है, और सरकारी जो महकमा है वो उदासीन रवैया अख्तियार किए हुए है। एसआरए के सीईओ हों, नगर विकास के सचिव हों, हम तमाम लोगों तक पहुंचने का प्रयास करेंगे। चूंकि ये मामला एक व्यक्ति का नहीं, एक परिवार का नहीं है, उन तमाम लोगों का है जिन्होंने कई साल उस इलाके में गुजार दिए, एक दूसरे का मुंह देखते देखते, और इस आस में टकटकी लगाए बैठे थे कि कभी विकास होगा, कभी उनकी झुग्गी से निकलकर उन्हें फ्लैट में जाने का अवसर प्राप्त होगा। लेकिन जिस इलाके में हम खड़े हैं, यहाँ बिल्डिंग तो बनाई गई है, लेकिन आज तक ऑक्यूपेशन सर्टिफिकेट इस बिल्डिंग को नहीं मिल पाया है, जिसके चलते ये पानी के लिए अभी भी मोहताज है। बता रहे हैं लोग कि वैकल्पिक तौर पर पानी की व्यवस्था की जाती है। आपसे जानना चाहेंगे, आपका नाम? निखिल राउत। मुझे बताइए, इस बिल्डिंग के लोग जो उतरते हैं तो पानी कहाँ से भरते हैं? कहाँ से? नीचे से 14 महले की टावर हो। ये 14 मंजिला इमारत है, और इस इमारत में रहने वाले लोग पानी भरने के लिए ऊपर से नीचे उतरते हैं और रोज की तरह यहाँ पानी भरते हैं अपने घर के लिए। क्या उन्हें पानी मिल पाता है, नहीं मिल पाता है, ये बात की बात है, लेकिन ये बताने का हम प्रयास करेंगे कि इस जगह पर पानी भरने के लिए बिल्डिंग के लोग उतरते हैं। ये नल कहाँ है यहाँ पर? कहाँ पर? अंदर के साइड नल है। ये अंदर के साइड नल है। इस नल में पानी भरने के लिए लोग आते हैं।
यहाँ पर ये आप देख सकते हैं। सबसे पहले उस इमारत को दिखाइए, सबसे पहले उस इमारत को दिखाइए। उस इमारत के ऊपरी सतह तक अपने कैमरे को ले जाने का प्रयास कीजिए और उन तमाम लोगों को ये बताने की कोशिश कीजिए कि इस गगनचुंबी इमारत में रहने वाले लोग अपने परिवार के लिए पीने का पानी भरने के लिए कहां उतरते हैं। अब दिखाते हैं हम आपको इस जगह पर जिसे मुर्गी के दरबे नुमा बनाया गया है और यहां पर ये नल दिखाई दे रहा है। इस नल से सैकड़ों परिवार एक नल से पानी भरते हैं। अब उन्हें पानी कितने पैमाने पर मिलता है ये एक बड़ा सवाल है और अंदाज़ा इन विकट परिस्थितियों को देखने के बाद आसानी से लगाया जा सकता है कि यहाँ सब कुछ ठीक नहीं है। और हमारा प्रयास ये है कि यहाँ के मामले को सरकारी महकमे तक हम ले जाएं और सरकारी महकमा इसको देख गंभीरता दिखाए। पत्राचार इन्होंने कई बार किए, मामले कोर्ट तक पहुँच जाते हैं और उसका खामियाजा आम लोगों को भुगतना पड़ता है। चूँकि न्यायपालिका सर्वोपरि है, न्यायपालिका से बढ़कर कोई नहीं है, लेकिन न्यायपालिका को भी गुमराह करने की कवायद की जाती है। आपका नाम क्या है? मेरा नाम चंदन सिंह है। आप कहाँ रहते हैं? मैं इसी बिल्डिंग में रहता हूँ, 207 नंबर फ्लैट में। और सबसे पहले तो मैं आपके चैनल का बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ कि आपके चैनल ने कम से कम हम जैसे साधारण लोगों की भी आवाज़ जो है बुलंद करने की वो की है, कोशिश की है। वरना हम लोग को तो ये बिल्डर ने जिस तरीके से फंसा दिया है, हम लोग ही जानते हैं कि पानी तक की व्यवस्था यहाँ पर नहीं है और हम लोग जो है नीचे से उतर कर पानी भरते हैं। आप यहाँ देखिए किस खतरनाक तरीके से हम पानी भरते हैं कि अगर ये जरा सा भी लग जाए पतरा तो किसी की गर्दन कट सकती है। लेकिन बिल्डर को इससे कोई लेना देना नहीं है, वो तो सिर्फ अपना फ़ायदा करने के लिए जो है कार्यक्रम कर रहा है और हमारी कोई बात सुनी नहीं जाती है। परिवार में कितने लोग रहते हैं? हमारे परिवार में सर हमारी वाइफ हैं, हमारे 2 बच्चे हैं, हम लोग टोटल 4 लोग रहते हैं घर में। लेकिन हम जहाँ भी बिल्डर से वो करते हैं, बिल्डर हमारी कोई बात नहीं सुन रहा है, कोई हमें मीटिंग नहीं देता और हमारे साथ आज तक अन्याय ही करता चला आ रहा है। मुख्यमंत्री साहब से और सीईओ एसआरए साहब से कुछ कहना चाहेंगे आप? मैं मुख्यमंत्री साहब से यही कहना चाहता हूं कि अगर आप साधारण लोगों की बात नहीं उठाना चाहते या करना चाहते तो बंद कर दीजिए दुकान जो है सारे की आप चलाते हैं, बंद कर दीजिए। नहीं चाहिए ऐसा डेवलपमेंट हमको, जो है ऐसा डेवलपमेंट की कोई ज़रूरत नहीं रह गई है मुंबई में। क्यों? क्योंकि जब हमने अपना घर दिया था बिल्डर को तब हम घर में पानी पीते थे, न कि ऐसे पानी पीते थे जिस तरीके से आज हम पी रहे हैं। हम अंधेरी में रहते हैं, अंधेरी में आज हर घर में हर बिल्डिंग में पानी होगा, लेकिन हमारा ऐसा दुर्भाग्य है कि हमारे घर में पानी नहीं है। तो मैं आपसे यही विनती करूंगा कि आप अपनी ये चैनल के माध्यम से हमारी आवाज़ जो है सभी जगह पहुंचाएं। हार्ट ऑफ मुंबई कही जाती है अंधेरी, और अंधेरी का ये पूरा का पूरा नज़ारा हम आपको दिखा रहे हैं। यहाँ पर किस तरीके से बिल्डिंग खड़ी की गई, लेकिन जो बेसिक एमिनिटीज़ होती है, जो मूलभूत सुविधाएं लोगों को मिलनी चाहिए, वो अब तक नहीं मिल पाई है। और ख़ास करके जो सवाल इन्होंने किया है कि हम रहते तो इस इमारत में हैं, लेकिन पानी भरने के लिए इस मुर्गी के दरबे नुमा जो कमरा बनाया गया है छोटा सा, उसमें भरने के लिए आते हैं। ये जगह आप देख रहे हैं, ये खाली ज़मीन है, इसे आरजीपीजी के तहत ये आरक्षित है। और यहाँ पर सामने का जो हमने आपको नज़ारा दिखाया ये सेलेबल का है। और जानकारी के लिए तमाम दर्शकों को हम बता दें कि जिस इलाके में हम खड़े हैं, यहाँ की नगर सेविका हो, यहाँ के विधायक हो, यहाँ के सांसद हो, ये सभी के सभी भारतीय जनता पार्टी के हैं। और ऐसे में देवेंद्र फडणवीस साहब की भी जिम्मेदारी बनती है, चूँकि वो गृह मंत्रालय के मुखिया हैं और साथ ही साथ महाराष्ट्र के उप मुख्यमंत्री हैं। इससे पहले वो मुख्यमंत्री थे जब शिवसेना भारतीय जनता पार्टी की युति की सरकार थी। उससे भी ज़्यादा दुर्भाग्यपूर्ण बात यह है कि शिवसेना उद्धव बाला साहेब ठाकरे के जो पक्ष प्रमुख हैं, उद्धव ठाकरे साहब, 2.5 साल का कार्यकाल उनका महाराष्ट्र की सत्ता में रहा, लेकिन उनका ध्यान गरीबों की तरफ क्यों नहीं जा पाया? क्योंकि
जिन जिन इलाकों में झोपड़पट्टी पुनर्वसन योजना के अंतर्गत विकास कार्य किया जा रहा है वहां पर भी भूमिपुत्र रहा करते हैं, वहां पर भी मराठी परिवार रहता है, वहां पर भी शिव सैनिक बड़ी संख्या में रहते हैं। तो ऐसे लोगों के साथ भेदभाव क्यों किया जा रहा है? और आज वर्तमान में जो शिंदे सरकार है, जो गंभीर है ऐसे मसलों को लेकर, वो कितनी कामयाब हो पाएगी आने वाले दिनों में गरीबों को उनका हक दिला पाने में, यह देखना दिलचस्प होगा। हमारे इस खास पेशकश में आज के लिए मेरे साथ इतना ही। कल हाजिर होंगे किसी अन्य इलाके की अन्य समस्या को लेकर। तब तक के लिए मुझे यानी संजय मिश्रा को वीडियो जर्नलिस्ट देवानंद सिंह के साथ दीजिए इजाजत। नमस्कार।